वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सियासत के हवाले से। ये कहना गलत नहीं होगा कि जब से सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला आया खसूसी नशिस्तों का, उससे जो सियासत में हम कह सकते हैं ज़लज़ला आया है, उसके आफ्टर शॉक्स अभी भी हम महसूस कर रहे हैं। एक तो हुकूमत जो है लगता है कि वो कुछ उनका इस तरह का मूड नहीं है कि वो इस फैसले को आसानी से मान लें। न सिर्फ हम देख रहे हैं कि इधर उधर जजेस अदलिया पर बहुत तनकीद हो रही है, तो दूसरी तरफ इनडायरेक्टली ये पैगामात भी दिए जा रहे हैं कि ये फ़ैसला जो है इस पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। कौन नहीं करेगा, किस तरह नहीं करेगा, ये तफसील मालूम नहीं है, मगर पैगाम दिया जा रहा है कि ये जो नशिस्तें हैं जो अदलिया ने दी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये उस जमात को मिलेंगी नहीं। उसके साथ साथ जो बात हुकूमत ने ख़ुद की उसकी ज़िम्मेदारी ली, वो थी गुज़िश्ता दिनों में जो अता तारड़ साहब मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन के, उन्होंने एक ने ये फ़ैसला कर लिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाई जाएगी। ये उन्होंने अनाउंस तो कर दिया, मगर उसके बाद बहुत तनकीद हुई और मुख्तलिफ लोगों से हुई, चाहे वो कमेंट्री हो, सहाफ़ी हों, चाहे हम कह सकें तज्ज़िया निगार हों, या कुछ सियासी जमातें भी जो थीं उनकी तरफ से भी तनकीद हुई। और उसके बाद ऐसा लगा देखने को कि हुकूमत ने एक कदम पीछे हटे। वो राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तो सिर्फ अपने इरादे को ज़ाहिर किया है, अगर जो आइन में इसका तरीक़ेकार है उस पर अमल किया जाएगा। जबकि अता तारड़ साहब ने तो ऐसे बात की थी कि जैसे लग रहा था कि फ़ैसला हो चुका है। इसहाक डार साहब का भी फिर बयान सामने आया, उनकी भी बातों से ऐसे लगा कि अभी फ़ैसला हुआ नहीं है, बात हो रही है, सोचा जा रहा है। अपोजिशन की और जमातें जैसे ANP है, JUIFA है, उन सब ने इस मामले पे तनकीद की हुकूमत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आया। इसके साथ साथ जो जुड़ा हुआ दूसरा फ़ैसला है वो सुप्रीम कोर्ट का है। वहाँ भी हम शायद ये कहना गलत ना होगा कि हालात कुछ इतने अच्छे नहीं जा रहे, इतने स्मूथली नहीं जा रहे जितने किसी भी कोर्ट में जाने चाहिए। और इसी हवाले से ये भी इत्तला सामने आई कि फ़ैसला किया गया है कि एड हॉक जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किए जाए, ताकि जो पेंडिंग केसेस हैं उनका लोड कुछ कम किया जाए। उस तहत 4 नाम भी सामने आए जो प्रपोज़ किए गए थे। उन 4 नामों में से 2 जो रिटायर्ड जजेस हैं, मुशीर आलम साहब और मकबूल बाकर साहब, उन्होंने माजरत कर ली है अभी से एड हॉक जजेस बनने की। अब इस हवाले से इजलास भी हुआ है और कोई अभी होना है, माफ़ करिएगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कोई इत्तला नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दूसरी तरफ हम कह सकते हैं तनकीद जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है हुकूमत पर भी, और जो लफ्ज़ी उनकी तरफ से गोलाबारी हो रही है उसमें भी सख्ती आते हुए नज़र आ रही है। इन सारे मामलात पे हम गुफ्तगू करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करेंगे सारा जो इस वक्त मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगने का, मखसूस नशिस्तों का, सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जजेस। और हमारे साथ मौजूद हैं गुफ्तगू के लिए सेनेटर अफनान उल्लाह खान साहब, रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, और हमें ज्वाइन किया ज़ैन हुसैन कुरैशी साहब ने, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी ज़ैन साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, पाबंदी लगने जा रही है, कितनी फ़िक्र है आप लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने शो में दावत दी। पाबंदी जो लगने की बातें हो रही हैं, आई ऑनेस्टली थिंक कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और पाबंदी लगाना इतना आसान भी नहीं है। आपके इल्म में है कि और हुकूमत ने भी अपने इस मौक़िफ़ से कुछ थोड़ा सा बैक ट्रैक किया है। जब अता तारड़ साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बड़े जहरियाना मूड में की। जब राना सनाउल्लाह साहब ने उसके ऊपर बयान दिया तो वो थोड़ा सा टोन डाउन हुआ। जब इसहाक डार साहब ने दिया वो और ज़्यादा टोन डाउन हो गया। और उसकी वजह ये है कि दे रियलाइज़ के पाबंदी लगाना जो है कोई मजाक नहीं है। एक जमहूरी जमात जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है,
8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ वो जैसे भी हुआ उसके ऊपर आप हम पर सारा दिन डिबेट कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट से लिया बगैर अपने निशान के। अगर आप इंशाल्लाह आज रिजर्व सीट्स का फैसला कर देते हैं तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जमात सीटें लेने वाली जो जमात आपको है वो मिलेगी रिजर्व सीट्स? देखो तो कहा तो जा रहा है कि मामला है, मिलनी तो चाहिए। अब तो मेरे ख्याल से अब सब जुडिस कैसा है, अब तो फैसला आ गया। मतलब है कि उसके ऊपर उन्हें इंटरप्रेट करना है ना कि ये वो जो 41 हमारे मेंबर्स हैं वो कहाँ जाते हैं। हम भी 2 हिस्सों में बांट गए ना, 39 हम लोग हैं जिनमें मेरा भी शुमार होता है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनको एक्सेप्ट कर लिया गया है, और अभी भी 41 हमारे ऐसे हैं जो बेचारे उस कश्मकश में खड़े हैं। बट असूलन तौर पे हमें ये सीटें मिलनी चाहिए, और जब हम ये सीटें मिलती हैं तो पाकिस्तान की सीटों की अक्सरियत में भी हम सबसे बड़ी जमात बनते हैं। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को बैन करना जो है एक बड़ा गैर जमहूरी अमल होगा, और उसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल आया आपने देखा है, वो सिविल सोसाइटी से भी आया है, वो सियासी जमातों से भी आया है, इनके अपने इत्तेहादियों से भी आया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी आया है, MQM से भी आया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो पता नहीं। सेनेटर साहब सर ये बताइएगा कि आपके ख्याल में, अब या आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब बताएं सर, कि क्या अता तारड़ साहब ने कुछ ज़्यादा, कहते हैं ना जिसको अंग्रेजी में एक्साइट हो के बयान दे दिया उनके, क्योंकि बयान से तो ये लग रहा था कि बस फैसला हुकूमत ने कर लिया है, मगर जब राना साहब बोले या इसहाक डार साहब बोले तो ऐसे लगा कि जैसे अभी फैसला नहीं हुआ। तो डिड तारड़ साहब गेट अ लिटिल टू एक्साइटेड? जंप द गन इज आई थिंक बिल्कुल जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, इसके ऊपर इसहाक डार साहब का जो है वो पब्लिक स्टेटमेंट आ चुका है, जिसमें उन्होंने बात वाज़ेह तौर पे की है कि कोई भी इस तरह का एग्ज़ाम जो है वो हम जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे मुशावरत करके करेंगे, और कोई गैर कानूनी काम हम वैसे भी नहीं करते और हम आने वाले वक्तों में भी नहीं करेंगे। तो वो जो मुशावरत का जो सिलसिला है, जब वो मुकम्मल होगा उसके बाद ही इसके ऊपर कोई एक हतमी राय ली जा सकती है। मेरा ख्याल है कि अभी इसके ऊपर कोई हतमी राय लेना ठीक नहीं होगा। तो सर तभी तो मैं पूछ रही थी कि मैं यही तो समझने की कोशिश करी थी कि फिर तारड़ साहब ने जल्दबाजी कर दी ना सर? नहीं, फिर सेनेटर साहब इसमें सवाल ये बनता है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो बात करते हैं, तो उन्होंने किस बेसिस पे ये बात कर दी? देखिए, ये ज़ाहिर है इसकी वजाहत जो है वो तारड़ साहब खुद दे सकते हैं बेहतर। जो मेरे पास सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो यही है, जो डार साहब का इसके ऊपर बयान है, और वो आपको मैंने बता दिया कि क्या है जी। अच्छा सेनेटर साहब, अब ऑब्वियसली तारड़ साहब ही बेहतर जानते हैं, बट सर क्या ये इसके ऊपर कोई क्लैरिटी आई है कि अगर आप लोग अपने इत्तेहादियों के पास ये प्रपोजल लेकर भी जाएंगे या आप काबीना में भी इशू को लेके जाएंगे, तो सर इसका बेसिस क्या होगा? क्योंकि अगेन अगर आप मुझे इजाज़त दें, जो तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें तो उन्होंने सर मतलब कि हर चीज़ का जिक्र कर दिया ना। उन्होंने 9 मई का भी जिक्र कर दिया, उन्होंने मतलब कि वो धरने का भी जिक्र कर दिया, उन्होंने फॉरेन फंडिंग का भी जिक्र कर दिया, उन्होंने इजरायली लॉबी का भी जिक्र कर दिया। मतलब कि अंग्रेजी का जो एक्सप्रेशन है ना सर, ही थ्रू एवरीथिंग एंड द किचन सिंक इट इट। तो सर किस बेसिस पर ये फैसला इवेंचुअली होगा, या आप जब इत्तेहादियों से भी बात करेंगे तो इसकी कानूनी बेसिस क्या बनेगी? देखिए, जो कानूनी बेसिस है, अगर उसको मतलब उसकी बुनियाद को देखा जाए तो वो मेरा ख्याल है कि जो फॉरेन फंडिंग वाला मामला है वो, और साथ उसको अगर आप 9 मई वाले मामलात के साथ कपल कर दें तो वो उसके पैराए में इसको कुछ लोग देख रहे हैं, और उनका ख्याल है कि शायद ये इसके ऊपर उनके ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है। लेकिन इसके अलावा जो है वो मैं नहीं समझता कि कोई और बेसिस है इस चीज़ का। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि ये हतमी नहीं है मामला। इसको आप कह सकते हैं कि ये ज़ेर गौर ज़रूर है, और उसके ऊपर जो है वो हतमी मामला जो है वो आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो सर ये वेरी क्विकली, क्या कोई मुशावरत इस हवाले से इत्तेहादियों के साथ शुरू हुई है, या ये भी अभी होनी है, और काबीना में भी मामला जो है वो इत्तेहादियों से बात करने के बाद आएगा, और विल द प्रोसेस बी रिवर्स के पहले काबीना में डिस्कस होगा फिर इत्तेहादियों से? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये काबीना में तो डिस्कस करना इसको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काबीना की अप्रूवल के बगैर तो ये काम वैसे भी नहीं हो सकता, और इत्तेहादियों के बगैर भी ये काम ज़ाहिर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी कोalition गवर्नमेंट है। तो उनसे भी ये बात जो है वो डिस्कस होगी,
और फिर ही किसी एक हतमी तरफ लेके जाया जाएगा मामले को। इतना ही अभी मैं कह सकता हूँ उस पर। बिल्कुल ठीक। जैन साहब, सर दो मैं चीज़ें इस पर आपको अपनी असेसमेंट दूं। जी जी फरमाएं सर। मेरा ज़ाती ख्याल है इसके ऊपर कि ये रिएक्शन आया है वर्डिक्ट के ऊपर, जो रिजर्व सीट का वर्डिक्ट आया है उस पर हुकूमत पैनिक की है, क्योंकि अता तारड़ साहब ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सर अब मतलब कि अभी तो हमें यही नहीं पता ना कि तारड़ साहब ने खुद ही शायद मिसअंडरस्टैंड करके कह दिया। नहीं, ऐसे नहीं हुआ, इतने भी वो मासूम नहीं है, ऐसे नहीं हुआ। अता तारड़ साहब ने जब यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो कंकरेंटली वहाँ पर अस्मा बुखारी साहबा ने लाहौर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो ये नज़र आ रहा था कि कोई लाइन ऑफ थॉट थी इसके अंदर, कोई पीछे कोई स्ट्रेटजी थी इसके अंदर, ऐसे बात नहीं हो गई। हकीकत ये है कि अता तारड़ साहब ने, जैसे आपने कहा, ही थ्रू एवरीथिंग इन द किचन सिंक एट इट, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज ही हैज बीन थ्रोन ऑन द बस एज वेल। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रिएक्शन आया, लोगों ने कहा कि यार ये क्या कर रहे हो, ना इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लिया है, ना ये कोई जमहूरी अमल है कोई इतना बड़ा, ये ना ये सिरे चढ़ेगा, आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, 15 दिन के अंदर अंदर आपको उसको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, ये काम नहीं होगा। तो फौरन हुकूमत ने बैक ट्रैक कर लिया और अब इसको अता तारड़ साहब की स्टेटमेंट बना दी है और हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ इससे तब्दील कर लिया है। फैक्ट ये है कि सेनेटर साहब, ये आप इससे इत्तफाक करेंगे या आप कुछ कहना चाहेंगे? ये जो जैन साहब बात करें कि तारड़ साहब के ऊपर सारा मलबा डाल दिया है। देखिए, मेरा नहीं ख्याल उनके ऊपर मलबा डाला गया है, और मतलब कि वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अभी तक हैं और ऐसा इस तरह मलबा डालने वाला मामला हुआ नहीं है। हुकूमत के अंदर बहुत सारे मामलात होते हैं, आपको पता है, हुकूमतें जो हैं वो उसके जमहूरी हुकूमतें बिलखुसूस जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा काउंसलिंग होती है, मुशावरत होती है, उसके बाद किसी एक हतमी तरफ मामला ले जाया जाता है। और हम लोग जो हैं वो जमहूरी लोग हैं और हम जमहूरी इक़्तिदार में यकीन करते हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि पीटीआई ने टीएलपी के ऊपर पाबंदी लगाई थी अपने दौर में, और पीटीआई ने हमारे लोगों के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 से मुकदमे बनवाए थे और बहुत सारे मुकदमात भी बनवाए थे। तो और इनके जो है वो ज़रा आगे टीवी पे ये भी कहते थे कि अगर 3 से 4 हज़ार लोगों को फांसी लगा दी जाए डी चौक में तो मुल्क तरक्की कर जाएगा। तो हमने तो इस तरह की कोई बात नहीं की और ना हम इन चीज़ों में यकीन करते हैं। बनवाना चाह रहे इमरान खान के ऊपर। वैसे जैन साहब, ये तो नुक्ता बहुत अहम है, आप लोगों ने भी टीएलपी पर पाबंदी तो लगाई थी। देखिए, टीएलपी जो एक प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, शेड्यूल 4 में उसको डाला था और उसके बाद लगी थी, बट वो एक पॉलिटिकल पार्टी, जो एक सियासी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको बैन करने की आप बात करें, ऐसे नहीं थे। मैंने तो आपसे पहले अर्ज किया कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, ये वो जमात है जिसको अवाम की ताईद हासिल है, जिसका निशान आपने ले लिया बैंगन और जूते के निशान पे लड़के जिसके बंदे कौमी असेंबली में आए हैं। माफ करिएगा सर, वैसे ये दो मुख्तलिफ इशूज हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत अपनी जगह, मगर कोई गैर मकबूल पार्टी भी हो तो उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि उसको बैन कर देना चाहिए। तो इसके लीगल एक प्रोसेस है और उस लीगल प्रोसेस का कोई ताल्लुक नहीं है कि कितनी पार्टी मकबूल है या नहीं है। नहीं, लेकिन मकबूलियत जो है वो एक बैरोमीटर तो है ना इस चीज का। मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं। कानूनी तौर पे दैट इज नॉट अ बैरोमीटर। अगर आप मेरे से मेरी जाती राय मांग रही हैं तो मैं आपको हमेशा कहूंगा कि किसी भी सियासी जमात को बैन करना जो है, इट इज नॉट इन गुड टेस्ट, इट इज नॉट, मतलब उसको कोई भी जमहूरी इंसान जो है उसकी तायद नहीं करेगा। अगर माजी में हुआ है, कल को हुकूमत में आप आएंगे, ये बात हम आपको मैं तब भी ये बात करूंगा, पॉलिटिकल पार्टीज बैन करना सोल्यूशन नहीं है। आपने पहले भी देखा, अगर कोई पार्टी बैन होती भी है तो वो एक और शक्ल रूप में आगे आ जाएगी। तो पॉलिटिकल पार्टी बैन करना ना आपका पर्पस सर्व होता है, ना मुल्क और जमहूरियत के लिए ये कोई अच्छी बात होती है। तो जैसे अफनान ने कहा कि हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरी इक़्तिदार वाले लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जमहूरी लोग हैं। आई डोंट बिलीव पॉलिटिकल पार्टीज को बैन होना चाहिए। आर्टिकल 6 के मुकदमे का भी उन्होंने जिक्र किया कि आप लोग ये बनवाना चाहते थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग। नहीं, आप तो कहते हैं कि आप हर लिहाज से हमारे बेहतर है, हमारे से तजर्बाकार ज़्यादा हैं, हमारे से सीजन ज़्यादा हैं, पॉलिटिशियंस हमसे बेहतर हैं, सियासतदान से बेहतर हैं। आज आप भी बात करें इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 के मुकदमे करने की, तो हाउ डज दैट मेक यू एनी बेटर देन अस? अगर हमने कोई गलती की, हमारी गलती से सीख लें। सर, ये दूसरा नुक्ता अहम है क्योंकि तारड़ साहब ने इसका भी जिक्र किया था, आर्टिकल 6 के मुकदमे का उन्होंने जिक्र किया था इमरान खान साहब पे, स्पीकर कासिम सूरी साहब पे और आरिफ अलवी साहब पे। सर, इधर हुकूमत का फैसला हुआ है या नहीं, बट सर इसमें अजीब बात ये थी कि 2 साल के बाद दूसरी दफ़े आप लोग हुकूमत में आ गए। अब इतने अरसे के बाद पहले क्यों नहीं हुआ, अगर ये इतना सीरियस ही मामला था?
देखिए बात ये है कि जैसा कि उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाली बात की गई कि हम ये इस बात की उम्मीद रखते थे कि हम अगर सब्र से और इस्तकामत से मामलात को लेकर चलेंगे तो आगे से भी इसी तरह का रवैया रखा जाएगा। मगर अगर आप पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम करें, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करारदादे लेके आएँ, पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर जो है वो बाहर से तनकीद करवाएं और पाकिस्तान का जो है वो फंडिंग और जो एक्सपोर्ट्स हैं और GSP प्लस स्टेटस है उसको ख़राब करने की कोशिश करें, तो आप मुझे बताएं ना कि ये कोई जमहूरी लोगों का काम है। माफ करिएगा सर, बट ये फिर वही बात कि ये तो इलेक्शन से सर, ये इलेक्शन से पहले की सारी गुफ्तगू है ना। दो चीजें हैं ना सर, एक तो ये पहले ये तो PDM की हुकूमत की बातें हैं सब, ये भी कि उन्होंने IMF को खत लिखा, तब आप लोगों ने कुछ नहीं किया, इलेक्शंस हो गए, अब 2 साल के बाद आपको ये सब बातें याद आ रही हैं। और दूसरी सर, ये सारी सियासी बातें हैं, इनका आर्टिकल 6 से क्या ताल्लुक बनता है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये हैं सियासी बातें, मैं ये नहीं कह रहा ये सियासी नहीं है, लेकिन बात ये है कि मैंने कहा ना कि हमने सब्र और इस्तकामत से काम लिया और हमने कोशिश की कि मामला चार्टर डेमोक्रेसी और चार्टर इकॉनमी के ऊपर आ जाए, मगर बदकिस्मती से जो है वो उस चीज़ को हमारी कमज़ोरी समझा गया। अब अगर हम वही सारे काम हम भी कर सकते थे जो इमरान खान साहब ने हमारे साथ किए, मगर वो 16 महीने की हुकूमत में नहीं हुए, आपके सामने ही है। लेकिन आप अगर बाहर जाके करारदादे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पास करवाएंगे, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, तो ज़ाहिर है ये पाइल अप होती है ना चीज़ें, एक के बाद दूसरी चीज़ पाइल अप होनी शुरू हो जाती है, तो उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिएक्शन तो आएगा। तो सर आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि क्योंकि वो सियासत कर रहे हैं तो इसलिए आप लोग आर्टिकल 6 लगा देंगे PTI पे? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि मैं वो सियासत नहीं कर रहे, वो मुल्क के मफादात के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी जो होगा वतन इंसान वो आपको ये बता देगा। तो सर ये बाहर जाके फैसला हो गया, यानी कि फिर आप कह रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है, तो ये हतमी फैसला हो गया कि आर्टिकल 6 का मुकदमा चलेगा? नहीं, इसके ऊपर फैसला भी होना है, ये जब फैसला होगा तो फिर वो उसको। अब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सेनेटर साहब, स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, बातें भी कर रही हैं और फिर कह रहे हैं कि जी अभी हमने हतमी फैसला भी नहीं किया उसके ऊपर, फंडिंग रुकवा दी है, बाहर जाके रेजोल्यूशंस पास करवा रहे हैं, GSP प्लस स्टेटस को रोक रहे हैं। दीज आर स्वीपिंग स्टेटमेंट्स, इसके पीछे सबूत क्या है? सर रेजोल्यूशन पास तो हुई है सर, उन्होंने की, उसका हमारे से क्या लेना देना है? आप लोगों ने लॉबी किया है ना, कमाल कर रहे हैं यार। अच्छा सर, एक सेकंड, अफनान पढ़े लिखे इंसान है, मैं बड़ा बुर्दबार इंसान समझता हूं। अगर इनको लगता है कि कोई भी बंदा, मैंने अमेरिका में काम किया है, मुझे पता है लॉबिंग कैसे होती है, अगर कोई लॉबिंग फर्म 2-3 सेनेटर तोड़ लेना तो समझती है कि हमने चांद तोड़ ली है। 360 वर्सेस 7 वोट्स का अगर पढ़े, कौन सा ऐसी लॉबिंग फर्म है, मुझे बताओ कौन सी फर्म है जो 360 वोट लेके दे सकती है? अमेरिकन सदर 360 वोट नहीं ले सकता। इनको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉबी करके वोट ले लेती है, रेजोल्यूशन वहां पे हो रही है, खाते उसको हमारे में डाल रहे हैं, GSP प्लस की बातें कर रहे हैं। सर एक सवाल वैसे सेनेटर साहब इतनी कॉम्पिटेंट नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, या इत्तेफाक कोई भी नहीं है? मुझे लॉबिंग फर्म दिखाना 360 वोट लेके दे सकती है। देखिए बात ये है GSP प्लस के लिए जितना काम मेरे वालिद अकेले ने किया किसी ने किया। पाकिस्तान को GSP प्लस स्टेटस दिलवाने के लिए सबसे ज्यादा काविशें मेरे वालिद की हैं। पूरा यूरोप का एक दारुल खिलाफा मेरे वालिद ने फिरा, अमेरिका गया, सारी जगह गया और मेरे वालिद ने आपको GSP प्लस स्टेटस ला के दिया। आप कह रहे हैं कि आज हम उसके खिलाफ हैं, क्या बातें कर रहे हैं? इमरान खान ने अपनी तकरीर में कहा है, इमरान खान की तकरीर है वजीर आजम से उतरने के बाद के पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस खत्म हो जाएगा, हम जो है वो, ये आपके लीडर ने अपनी तकरीर में ये बात की है। हम खत्म करवाना मैं आपको एक बात बताऊं, आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 360 जो है वो वोट नहीं पढ़ सकते। अमेरिका जो है उसमें 360 वोट लेना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मुझे आप एक बात बताएं, 50 से ज़्यादा मुल्क यहाँ पे डिक्टेटरशिप्स हैं। आपके पड़ोस में बर्मा में ऑंग सुंग सूची जो है वो बैठी हुई है, आधे मुल्क के ऊपर जो है वो रेबल्स का कब्जा हो गया, उनके हक में तो कोई करारदाद आज तक नहीं आई, ना किसी और मुल्क के हक में करारदाद आई। इमरान खान के हक में आई है, तो फिर जब ये लोग बोलते हैं कि आप लोग जूइश माफिया और जूइश लॉबी का हिस्सा हैं, तो फिर आप उसको डिनाई ना करें, आप डिनाई ना करें उसको। बड़ा सिंपल सा जवाब है सेनेटर साहब इसका। ये पहली बात, आपका सवाल अमेरिका पे बनता है, लेकिन अगर आप ये बात कर रहे हैं ना, तो फिर उनको बांग्लादेश में इलेक्शन खराब होता नजर आ रहा है, उनको अफ्रीका में इलेक्शन खराब होता नजर आ रहा है, उनको पाकिस्तान नहीं नजर आ रहा है इलेक्शन में कि 8 फरवरी तो करारदाद क्यों नहीं की, उसमें बात क्यों नहीं करते?
अच्छा, किसी बहुत पर करारदाद भाई नहीं काम है। यूं नहीं चलता काम। इसराइल के हक में करारदाद है और आपके हक हमारे में। दो मेहमानों का उन्होंने वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक को, जो हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सिक्योरिटी सिचुएशन पे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे एक बहुत अहम मौजू का, और वो है जो पाकिस्तान की हम कह सकते हैं एक बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सिचुएशन है। इसी हवाले से पिछले दिनों में एक दफ़े फिर दहशतगर्दों का एक हमला हुआ। बन्नू कैंट पर यह हमला किया गया। सिक्योरिटी इदारों ने इसको नाकाम बना दिया। बताया ये गया मंगल को कि जो कैंट और डेरा इस्माइल खान है, वहाँ एक देही सेहत का मरकज़ है, उस पर हमला किया गया। 28 अफराद जो थे वो मारे गए, उनमें 10 फौजी जवान जो थे वो शहीद हुए, 2 ख़वातीन हेल्थ वर्कर्स और 2 बच्चे भी शामिल थे। ये बन्नू कैंट का जो इलाका है ये एक हिसास इलाका है, और ये पहली दफ़े नहीं है कि यहाँ अटैक हुआ है। दिसंबर 2022 में यहाँ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का जो कंपाउंड था उस पर भी हमला किया गया था, और तकरीबन कुछ रोज़ वो जारी रहा था। कहा यह जा रहा है, और पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से भी इसको कंफर्म किया गया है कि हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप जो है उसकी तरफ से ये हमला किया गया था। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ है ताहिर खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं इन सारे मामलात पे। वेलकम टू द शो ताहिर साहब। ताहिर साहब, बन्नू पर हमला काफ़ी डेथ टोल हाई रहा है। क्या हम कहें कि बिगड़ती हुई सिचुएशन है, ज़्यादा मज़ीद बिगड़ती हुई हमें नज़र आ रही है इस वाक़े के बाद, या वाक़े पहले भी हुए, ये भी वाक़या है? बहुत शुक्रिया। इसी हमले के बाद जो एक पाकिस्तानी मीडिया में पेंटागन की जो एक वहाँ तर्जुमान का एक बयान आया था, तो उसमें तो ताज़ियत और ये, लेकिन उसमें जो रिपोर्ट हुआ है कि पाकिस्तान को एक मुश्किल जंग का सामना है, ये जो हमारे मीडिया में रिपोर्ट हुआ है। तो इसको देख इसी बयान को मद्देनज़र रखते हुए मेरा जो ख़याल है कि मामलात मज़ीद बिगड़ने का इम्कान है, और इसलिए है कि जो रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, इसी अगर बन्नू वाले को देखें तो मैं थोड़ा समझता हूँ कि ये लोग अफरादी क़ुव्वत भी ज़्यादा है, तरबियत भी शायद माजी की निस्बत उनकी ज़्यादा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तहरीक तालिबान या जो हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप का ये वाला हमला तो उनका है, उन्होंने क्लेम किया था अपने टेलीग्राम से। तो चैलेंजेस इसलिए बढ़ेंगे कि अब 4:30 बजे अगर 10 लोग एक गाड़ी में या 2 गाड़ियों में आते हैं और पहुंचते हैं, आपने सही कहा कि हसास इलाका है, 4:30 बजे का टाइम ऐसा होता है कि वहाँ पर होना चाहिए था कि पुलिस और दीगर इदारे अलर्ट होते हैं। वो नमाज फजर का वक्त होता है, उसमें दुकानें बंद हैं, लोग घरों में हैं, तो कैसे एक मूवमेंट होती है। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से लोग कहाँ से आए, कहाँ उनके पास गाड़ी में उन्होंने बम रखे हैं, कैसे वहाँ पर पहुँचे, कैसे। माफ़ करिएगा ताहिर साहब, आपकी बात काट रही हूँ, यानी कि आप ये सिर्फ ये नहीं कह रहे, देखना पड़ेगा कि मतलब कि इसके ऊपर पब्लिक डिबेट होनी चाहिए कि अगर कोई कोताही हुई है हमारी सिक्योरिटी में तो उस पर हम लोग भी बात करें। ये आप मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ कि चूँकि हसास मामला है, जवान उसमें शहीद हुए हैं, तो हम ऐसी कोई वो नहीं करते, कोई बात नहीं करते कि हम अपने लेकिन लोग सवालात तो करेंगे ना। बन्नू में वहाँ पे भी लोगों को तशवीश है, तो लिहाजा डिबेट वाला तो अगर पार्लियामेंट में नहीं होती डिबेट इन चीज़ों पे, तो फिर आपके साथ कौन डिबेट करके बिठाएगा आपको। या चलो खैर, मैं तो अपने आप को नहीं समझता इस चीज़ का काबिल। उन लोगों तो कम से कम बिठाएं जो आपको समझाएं, जो आपको बताएं, जो आपको मशवरे दें। ये अक्ल कुल वाली सोच जो है, इसमें तब्दीली करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये वाली सूरत हाल रही तो आपके सवाल का मुख्तसर जवाब कि मेरी नज़र में मामलात मजीद बिगड़ेंगे। सर, ये अब बताएं कि ये हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप जो है, इसका क्या बैकग्राउंड है? ये क्या तहरीक तालिबान का हिस्सा है? पहले क्यों नहीं थे? ताल्लुक तो गालिबन इनका वजीरिस्तान के इलाके से है, ये बन्नू कैंट में कैसे पहुंचे हुए हैं?
हाफिज़ गुल बादर ग्रुप का जो है ये टीटीपी का हिस्सा नहीं रहे, और जब टीटीपी बन गई थी तो उस वक्त इनकी आपस में राब्ते थे, लेकिन ये शुमाली वज़ीरिस्तान में हाफिज़ गुल बादर और जनूबी वज़ीरिस्तान में मुल्ला नज़ीर ये टीटीपी में नहीं रहे। ये 2014 जून के ऑपरेशन तक ये स्टेट के ख़िलाफ़ नहीं लड़ता था, लेकिन जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो फिर ऑपरेशन में तो ये नहीं देखा जाता कि आप कौन है और आप कौन है, तो इनको वहाँ से निकलना पड़ा, अफगानिस्तान जाना पड़ा उसको। और जाहिर बात है यानी कि 2014 में जब वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन हुआ, शुमाली वज़ीरिस्तान की बात कर रहा हूँ, उससे तो पहले 2009 में तो जनूबी का था, फिर उससे जात सवात और फिर बाजवड़, वो तो उसकी माजी की बात हो गई थी। तो ये जो ग्रुप है ये भी फिर चला गया अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान में फिर आप पे दबाव नहीं है, आप पे हाफिज़ गुल बादर का ठीक स्टेट के खिलाफ नहीं लड़ता था। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि जब बाजवड़ से लेकर के बाजवड़, सवात, जनूबी वज़ीरिस्तान, खैबर, इनसे जब लोग निकाले गए थे मालाकंड से, सवात से, तो वो शुमाली वज़ीरिस्तान आ गए थे। शुमाली वज़ीरिस्तान में हाफिज़ गुल बादर का कंट्रोल था। हाफिज़ गुल बादर ने उनका रास्ता नहीं रोका, इसलिए तो जब वो रियासत के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, लेकिन इनका रास्ता नहीं रोका। और हाँ, उस वक्त हम सुनते थे कि उनको कहते हैं कि आप यहाँ पर नहीं कर सकते कार्रवाइयाँ, लेकिन वो कार्रवाइयाँ करते थे। दीगर जो ग्रुप्स वहाँ पर जमा हो गए थे, हकीमुल्लाह तो उधर ही मारा गया था ना, तालिबान के दूसरे अमीर जो थे शुमाली वज़ीरिस्तान में मारा गया, क्यों जनूबी वज़ीरिस्तान से वो निकल गया था। तो लिहाजा हाँ नहीं लड़ते थे, लेकिन फिर बाद में खिलाफ हो गए। और फिर मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि अब जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ने वाले ग्रुप्स हैं ये अब निस्बतन मजबूत हैं, अफरादी क़ुव्वत के लिहाज से, माली वसाइल के लिहाज से, तरबियत के लिहाज से, असलहे के लिहाज से। न उन पर ड्रोन हमला होते हैं अमरीकियों का, ना अशरफ गनी की हुकूमत है कि उनके खिलाफ एक्शन करे, ना कोई उसको गिरफ्तार करता है, उनको मूवमेंट में आसानी है। ये तो जेलों में थे सारे, 2021 अगस्त तक तो ये जेलों में थे, अब जेलों से बाहर हैं, या अगर जेलों में नहीं थे तो महदूद थे। अब तो उनको तो लिहाजा चैलेंज पाकिस्तान के लिए बढ़ गया है। बिल्कुल सही। नाज़रीन, यहाँ पे लेते एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें ताहिर खान साहब से और हम उनसे बात करें सिक्योरिटी सिचुएशन में। साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि नौशहरा में जो एक सहाफ़ी का कत्ल हुआ उसके पीछे क्या वजूहत थी। ताहिर साहब ताहिर साहब, अगर आप इजाज़त दें, अरशद अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद है, रेजिडेंट एडिटर जंग। जी, वेलकम टू द शो। अरशद साहब, वेरी ब्रीफली, ये जो सहाफ़ी का कत्ल हुआ है नौशहरा में ये क्या वजह है, इसकी कुछ तफसील हमसे शेयर करें। जी बिल्कुल, ये यंग जर्नलिस्ट था और यहाँ पे एक मकामी अखबार के साथ काम कर रहा था। तो जब ये वाक़या हुआ तो मैं खुद भी वहाँ पे गया, फिर रात को ज़ाहिर जनाजा था तो वहाँ पे हमने वो जनाजा भी पढ़ा। अभी इसमें सूरत हाल ये है कि पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इसकी तहकीकात कर रही है। चूँकि इसकी बीट हेल्थ बीट थी और लोकल गवर्नमेंट था, तो हमें महसूस ये होता है कि कोई हमें ऐसी खबर नहीं मिल रही जिससे हम ये अंदाज़ा लगाएं कि इसमें कोई टेररिस्ट ग्रुप इन्वॉल्व है। तो ज़्यादातर जो इंक्वायरी वो इस पेज पे हो रहा था, तो पुलिस उस पे काम कर रही है। तो अभी ये कहना कबल वक्त होगा कि क्या वजह है, लेकिन महसूस ये हो रहा है कि बड़ी जल्दी जो है पुलिस कातलों तक पहुंच जाएगी। काफी हद तक उन्होंने चीजें ट्रेस की हैं, जो फेंसिंग भी हुई है उसके अंदर और मोबाइल का डेटा भी निकल आया है, तो मेरे ख्याल में बड़ा आसानी से वो लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन चूंकि एक टेररिज्म की लहर भी थी, तो हमें ये भी खतरा था कि कहीं कोई वाकया इसी किस्म का ना हो जो कि खैबर डिस्ट्रिक्ट में हुआ, जहाँ पे हमारा एक दोस्त जो है वो शहीद हुआ। शुमाली वज़ीरिस्तान में भी एक वाकया हो चुका है। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है उस तरह की सूरत हाल नहीं है, और अलबत्ता इसकी जो तहकीकात जारी है और जल्द ही मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ताहिर साहब, आप सुनिए अरशद साहब की भी, पर सर लगता ये है कि मसला जो है, जैसे आपने कहा कि बढ़ता चला जा रहा है, ख़राब होता चला जा रहा है, बट हमारी जो मुख्तलिफ इदारे हैं, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट के सिविलियन हो या मिलिट्री हो, ऑब्वियसली उनका है, पैरा मिलिट्री भी है, उनकी कोई ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनती हुई नहीं नज़र आ रही। परेशान वो हैं, कोशिश वो कर रहे हैं, मगर जैसे पिछली दफ़े हमने 2007-8 देखा, एक क्लियर स्ट्रैटेजी थी, तनकीद हम करें, बहस हम करें, स्ट्रैटेजी मगर नज़र आ रही थी। इसकी क्या वजह?
2014 में जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो यहाँ पर मुझे याद है रमज़ान था, लेकिन यहाँ रेगुलरली ब्रीफिंग होती थी और सवालात के लोग उनसे सवालात भी करते थे। उनको टफ़ क्वेश्चन का भी सामना करना पड़ता। मुझे नहीं पता कि अब जो मौजूदा ISPR है या जो दीगर मुतल्लिका लोग हैं वो क्यों लोगों से डरते हैं, मुझे ये समझ अभी तक नहीं आई। तो लिहाजा स्ट्रेटजी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल नहीं है। अगर स्ट्रेटजी होती तो आज़म इस्तेहकाम के ऐलान से पहले इस पे लोगों की राय लेते, पार्लियामेंट में मसला उठाते, पॉलिटिकल, अपने इत्तेहादियों ने कहा कि हमें नहीं एतमाद में लिया गया। तो सर और उसके बाद सब भूल ही गए आज़म इस्तेहकाम, भूल ही गए हैं। वो तो जब रिएक्शन आया तो शायद वो गैर मुतवक्किल था। माजी में मुमकिन है कि माजी में भी कुछ चीज़ों से लोगों का इत्तेफाक नहीं था, लेकिन इस तरह ओपनली और क्विकली इमीडिएटली कोई इतना रिएक्ट नहीं करता था। तो लिहाजा अगर हुआ, तहरीक इंसाफ है, नहीं सर, मेरा कहने का मकसद ये था कि आज़म इस्तेहकाम की अगर कोई तफसील मौजूद होती, कोई प्लान बना होता, तो जब इतनी तनकीद आती तो वो कम्युनिकेट करने की कोशिश की जाती, लोगों का जो एक जहन बना हुआ है उसको तब्दील करने की कोशिश की जाती। यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ ना, तो बल्कि सब भूल ही गए हैं लगता है उस अज़्म इस्तेहकाम को। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि शायद उस पर भी कोई तफसील नहीं है। मेरे ख्याल में जिस तरह के इसी बनू के बाद अफगानिस्तान के हमने नायब को बुलाया, अभी तक काबुल से कोई रिस्पांस ही नहीं आया। तो यही जो वहाँ पर एक वो सूरत हाल है ना कि वो इग्नोर करते हैं। मेरे ख्याल में आज़म इस्तेहकाम पे तनकीद, जो आप बात कर रहे हैं स्ट्रेटजी ना होने, मेरे ख्याल में यहाँ भी लोग कहते हैं कि बस आरिफ नूर को भी कहने दो और लोगों को भी कहने दो, बस हम जो भी करेंगे हम करेंगे। लेकिन ये सोच इंतहाई गलत है और आपके जंग के लिए अवाम का बिल्कुल भी मेरी नज़र में सपोर्ट नहीं है। बन्नू में जो हुआ, आज वहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ है, आज बाजवड़ में जरगा था, वहाँ बन्नू में प्रोटेस्ट किस चीज़ का हुआ? प्रोटेस्ट चीज़ का ये हुआ है कि कभी कभी कुछ चीज़ एहतियाती हो जाती है। अवाम को आप अगर एनॉय करेंगे, माजी में ऑपरेशन हुए हैं तो उसमें थोड़ा सा अवाम का सपोर्ट था। अब मेरे ख्याल में इसके लिए सपोर्ट इसलिए नहीं है कि माजी के ऑपरेशनों के बारे में लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात है, अवाम की बात कर रहा हूँ। तो लिहाजा आज बनू में बाजवड़ में जरगा हुआ, वहाँ सेनेटर सबसे, अब एक जो इस हमारे मुल्क में जो एक बदकिस, जिस तरह आपने सहाफ़ी की बात की है ना, तो इससे पहले खलील जिब्रान को शहीद किया है, 1.5 महीना हुआ है, ना इंतज़ामिया कोई चीज़ बताती है, ना किसी को गिरफ़्तार करती है और घर के सामने उसको शहीद किया। तो लिहाजा अब कोई न तहकीक होती, सेनेटर मारा गया है, तकरीबन 3 हफ्ते हो गए हैं, ना कोई तहकीक होती है, ना कोई आपका तो सिस्टम अगर यही वाला हाल रहा तो मेरे ख्याल में कोलैप्स हो जाएगा, सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। तो लिहाजा चीज़ें, हाँ, अगर आपको ये अगर आपकी सोच है कि अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान की ज़रूरत है तो आप उसमें फिर चीज़ों को छुपाते क्यों हैं? आप आएँ, आप डिबेट करें, आप यूनिवर्सिटियों में जाएं, आप लड़कों से सुने, लड़कियों से सुने, आप मीडिया में आकर ओपनली बात करें, आप लोगों के सवालात का सामना करें, आप ब्रीफिंग बुलाएं। आप ये नहीं कि 5-5, 6-6 लोगों को बुला करके वहाँ पर बिठाते हैं और किसी को पता नहीं चले कि भाई उसने क्या बोला। क्योंकि ये जो ऑपरेशन जो आप पहले से ऑपरेशन चल रहे हैं ना, उनके सवालात भी दे जवाबात कि उस ऑपरेशन में आपने अभी तक क्या हासिल किया है और फिर आपको क्यों एक दूसरा नाम देना पड़ा ऑपरेशन का। वो जो सोच पाकिस्तान में कई लोग कहते हैं ना कि बस जो भी नया आता है वो अपने साथ एक टैग लगाता है कि भाई मैंने यह काम किया, ये वाली सोच ख़त्म होनी चाहिए। पाकिस्तान का सोचें, इस मुल्क का सोचें और मसाइल के हल की तरफ जाएं और ये हर वक्त फ़ैसले खुद करना, ये वाली सोच तब्दील होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, हमारा जमहूरियत इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन है तो हम जमहूरी मुल्क। इलेक्शन तो यहाँ हुआ है, पार्लियामेंट तो यहाँ पे है और जैसे भी है पार्लियामेंट तो है, बात तो हो सकती है। तो लिहाजा पार्लियामेंट से आप क्यों डरते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर, हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक ऑन मंडे नाउ।